अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। केसेस जल्द और बर वक्त निपटाए क्यों नहीं जाते? नैब रेफरेंसेस कई सालों से इल्तवा का शिकार क्यों हैं? केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते? फैसले 30 दिन में होने चाहिए, उनमें सदियां क्यों लग रही हैं? शिकायत की तस्दीक के मरहले पर गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं, कई माह तक वो जेल में रहते हैं, फिर उनकी जमानत तक हो जाती है, मगर इसके बावजूद केसेस का फैसला क्यों नहीं हो पाता? ये वो सवालात हैं जो बहुत अरसे से नैब का पीछा कर रहे हैं और आला अदालतें मुसलसल ये सवालात उठा रही हैं। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स तक दिए कि क्यों ना एहतसाब अदालतें बंद कर दी जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने नैब के हवाले से अहम रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब रेफरेंस का जल्द फैसला ना होने से नैब कानून का मकसद खत्म हो जाएगा। नैब के 1226 रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं। क्या नैब अपने कानून की अमलदारी में संजीदा है? रेफरेंसेस का फैसला तो 30 दिन में होना चाहिए, लेकिन लगता है 1226 रेफरेंसेस के फैसले होने में एक सदी लग जाएगी। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि नैब का इदारा चल नहीं रहा। 20 साल से नैब के रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं। उन रेफरेंसेस के फैसले क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों ना एहतसाब अदालतें बंद कर दें और नैब के कानून को गैर आईनी करार दे दें? चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि करप्शन के मुकदमात और ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में जजेस की कमी से मुताल्लिक हिदायत दी कि 5 एहतसाब अदालतों में फौरी जजेस तैनात किए जाएं और 1 हफ्ते में तैनाती ना हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दे दिया और अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और सेक्रेटरी कानून को तलब करते हुए ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस को जल्द निपटाने से मुताल्लिक चेयरमैन नैब से भी तजावीज़ मांग ली हैं। यानी खुद सुप्रीम कोर्ट एहतसाब के अमल पर सवालात उठा रही है। एहतसाब के इदारे नैब पर बरहमी का इजहार कर रही है कि केसेस ज़ेर इल्तवा क्यों हैं, फैसले क्यों नहीं हो पा रहे और उसमें कई साल क्यों लग जाते हैं। सूरत हाल यह है कि नैब की तरफ से गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं। कई गिरफ्तारियां शिकायत की तस्दीक के मरहले और इंक्वायरी की सतह पर कर ली जाती हैं और फिर मीडिया पर ट्रायल होता है, बड़ी हेडलाइंस बनती हैं, करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन की बात की जाती है, मगर फिर बाद में आला अदालतों से जमानतें हो जाती हैं और मातहत अदालतों में बरसों तक केस चलता रहता है। उसकी एक मिसाल हाल ही में सामने आई है। नैब ने 2012 में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया। उनके खिलाफ केस चला। अब 8 साल के बाद एहतसाब अदालत ने उन्हें रेंटल पावर केस के 2 मुकदमात में बरी कर दिया है। 8 साल तक ये केस हेडलाइंस में रहा, बार इल्ज़ामात दोहराए गए और नैब कुछ साबित ना कर सका। इसी तरह नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को 18 जुलाई 2019 को इंक्वायरी ही के मरहले में गिरफ्तार किया। वो 7 माह तक गिरफ्तार रहे। फिर फरवरी 2020 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। शाहिद खान अब्बासी ने 7 माह जेल में गुजार दिए, मगर अब तक उनके केस का फैसला नहीं हुआ। इसी तरह LNG केस में मिफ्ता इस्माइल को गुज़िश्ता साल 7 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। बाद में दिसंबर 2019 के आखिर में उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया, मगर केस अब तक चल रहा है, कुछ साबित नहीं हुआ, मगर उन्हें 4 माह जेल में गुजारने पड़े। मुजरिम नहीं हुए, मुल्जिम की हैसियत से गुजारने पड़े। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, सिर्फ सियासतदान ही नहीं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिन्हें कई माह से गिरफ्तार किया हुआ है। इंक्वायरी स्टेज पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद हसन फवाद 1.5 साल तक गिरफ्तार रहे। 5 जुलाई 2018 को गिरफ्तार किया गया। रवा साल जनवरी में लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। 1.5 साल तक कैद में रहे, मगर केस अभी तक चल रहा है, कुछ साबित नहीं हुआ। मुल्जिम रहे, मुजरिम नहीं हुए, मगर जेल भुगतते रहे। इसी तरह अहद चीमा की गिरफ्तारी को 2 साल से जायद का अरसा हो चुका है। उन्हें फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया गया। वो अभी तक जेल में हैं, 2 साल हो गए हैं, उनके खिलाफ केस चल रहा है। मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है और 2 साल से जेल में हैं। ऐसी कई मिसालें हैं जिनमें नैब इब्तिदाई मरहले में गिरफ्तार कर लेता है और उसके बाद ट्रायल मुकम्मल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इल्ज़ाम साबित होने से पहले ही मुल्जिमान को कई महीने सज़ा काटनी पड़ती है। अब अदालत ने हुक्म दिया है कि 120 एहतसाब अदालतें कायम की जाएं, 3 महीने में ट्रायल मुकम्मल किया जाए। इसके बाद तवक्को है कि अहम केसेस से मुताल्लिक जल्द फैसले होंगे। एक और केस जिसमें नैब ने शिकायत की तस्दीक के मरहले में 34 साल पुराने प्रॉपर्टी केस में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गिरफ्तार किए हुए 118 दिन हो गए हैं। उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त जमानत बार इल्तवा का शिकार होती रही। फिर उसके बाद ये केस 2 रुकनी बेंच के सामने लगा। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर ने 2 दिन तक मीर शकीलुर रहमान की दरख्वास्त जमानत की समाअत की, जिसमें मीर शकीलुर रहमान के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए और मौका अख्तियार किया
कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ दायर रेफरेंस को भी जमानत की दरख्वास्त में रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। रेफरेंस में एक भी लफ्ज ऐसा नहीं जो ये साबित करता हो कि मीर शकील उर रहमान करप्शन के मुर्तकिब हुए हैं। रेफरेंस में उस वक्त के वजीर आला नवाज शरीफ और उस वक्त के DG LDA और डायरेक्टर लैंड पर इख्तियारात के तजावुज़ का इल्ज़ाम है, मगर तमाम मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए और उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया, जबकि मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करके इम्तियाजी सलूक किया गया है। अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि मीर शकील उर रहमान के पास कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं रहा और ना ही इस बात का सबूत है कि उन्होंने किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर से कोई जाती फायदा उठाया हो। नैब ने बेबुनियाद और झूठे मुकदमे में मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया है। अमजद परवेज ने केस के हवाले से दलाइल देते हुए कहा कि मोहम्मद अली नामी शहरी की जमीन जौहर टाउन फेज 2 बनाने के लिए ली गई। उनके 7 बुरसा ने मीर शकील उर रहमान के साथ सेल्स एग्रीमेंट किया। 22 मई 1983 को उसे रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाया गया। फिर 4 जून 1986 को मीर शकील उर रहमान ने DG LDA को अबूरी डेवलपमेंट के लिए दरख्वास्त दी। मीर शकील उर रहमान का जुर्म यह है कि इस दरख्वास्त पर उनके दस्तखत हैं। हालांकि इस दरख्वास्त में यह कहा गया था कि अबूरी डेवलपमेंट की इजाज़त दी जाए, मगर ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद 22 जुलाई 1986 को डायरेक्टर लैंड की तरफ से एक लेटर जारी हुआ जिसमें कहा गया कि 50,000 रुपए फी किनाल के हिसाब से चार्जेस और इजाफी इराजी के पॉलिसी के मुताबिक वाजिबात अदा किए जाएं। अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि मीर शकील उर रहमान ने इस लेटर की तमाम शराइत पूरी की और एक एक रुपया जमा कराया। तमाम वाजिबात अदा होने के बाद कानून के मुताबिक ये ज़मीन ओरिजिनल मालिकान को मुंतकिल हुई। ये LDA और ज़मीन के मालिकान के दरमियान सिविल मुआहदा था जिसमें मेरे मौक्किल के पास ज़मीन के मालिकान का मुख्तार नामा था। मीर शकील उर रहमान के वकील ने दलाइल दिए कि गुज़िश्ता 34 बरस के दौरान मेरे मौक्किल यानी मीर शकील उर रहमान ज़मीन के मालिकान या LDA के दरमियान कभी कोई तनाज़ा ही पैदा नहीं हुआ। 1986 से लेकर 2020 तक मुकम्मल खामोशी रही। ज़मीन के ओरिजिनल मालिकान या LDA ने भी इस सिविल ट्रांजैक्शन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की और ना ही उन्होंने कोई एतराज़ उठाया। रिकॉर्ड पर इस बारे में ना तो कोई शिकायत है, ना कोई एतराज़ है और ना ही इसके खिलाफ आज तक किसी फोरम पर कोई कार्रवाई हुई है। मगर अचानक एक गैर मुतल्लिका शख्स की शिकायत पर नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी। 34 साल बाद दरख्वास्त गुजार को एक नोटिस मिला कि नैब में रिकॉर्ड समेत पेश हो। ये बात नोट करने वाली है कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ नैब में LDA भी मुद्दई नहीं है। अमजद परवेज ने कहा कि मीर शकील उर रहमान कानून की पाबंदी करने वाले शहरी हैं। वो आइन और कानून का एहतराम करते हैं। उन्होंने सारा रिकॉर्ड उठाया और नैब के दफ्तर चले गए और नैब की टीम को तमाम हकाइक से आगाह कर दिया। उनके तमाम सवालों के जवाबात दे दिए। उसके बाद 5 मार्च को फिर नोटिस आता है कि 12 मार्च को नैब में पेश हो। इस नोटिस में लिखा है कि केस वेरिफिकेशन स्टेज पर है। इस नोटिस के बाद मीर शकील उर रहमान फिर नैब के सामने पेश होते हैं। इस मौके पर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार अहमद नईम ने सवाल किया कि मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार कब किया गया। उस पर अमजद परवेज ने कहा कि दरख्वास्त गुजार शिकायत की वेरिफिकेशन के मरहले पर 12 मार्च को पेश हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात अहम है। ये मामला लाहौर में चल रहा है। मीर शकील उर रहमान वहां पेश हुए, मगर नैब इस्लामाबाद से दरख्वास्त गुजार के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए और पेशी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो सरासर गैर कानूनी और आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क भर की आला अदलिया के कई फैसले मौजूद हैं जिनमें करार दिया गया है कि इंक्वायरी के दौरान जल्दबाजी में नोटिस देना भी कानून के खिलाफ है, मगर इस केस में वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए माइंड अप्लाई ही नहीं किया गया। अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत को बताया कि रेफरेंस में जौहर टाउन में 54 केनाल ज़मीन के सिलसिले में एग्जेम्पशन पॉलिसी के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है और मीर शकील उर रहमान पर कौमी खजाने को 143 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, मगर ऐसा कोई सबूत नहीं कि दरख्वास्त गुजार ने किसी अफसर को रिश्वत दी हो या किसी से रिश्वत ली हो। मीर शकील उर रहमान के खिलाफ तमाम कार्रवाई जल्दबाजी में गैर कानूनी तौर पर गैर मुनसिफाना तरीके से की गई। नैब की ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की आला अदलिया के दर्जनों फैसले मौजूद हैं। अमजद परवेज ने कहा कि मीर शकील उर रहमान कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे और ऐसा कोई सबूत नहीं कि मीर शकील उर रहमान ने पब्लिक ऑफिस होल्डर से कोई जाती फ़ायदा हासिल किया हो, इसलिए नैब ऑर्डिनेंस उन पर लागू नहीं होता। अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए कि इस केस में जिनके खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम लगाया है उनके वारंट गिरफ्तारी ही जारी नहीं किए गए। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार ना करना और मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करना इम्तियाजी सलूक है।
मरकजी और शरीक मुल्जिमान को गिरफ्तार न करना आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। असफंदियार वली केस में भी सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि इख्तियारात का जल्दबाजी में गैर मुनसिफाना इस्तेमाल गैर कानूनी है। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि 1997 से एक बहस चल रही है कि अगर एक जुर्म की जजा और सज़ा में दो मुख्तलिफ कवानीन के तहत फ़र्क हो तो कौन सा कानून लागू होगा। मौजूदा केस में भी एक जुर्म पर दो मुख्तलिफ कवानीन में मुख्तलिफ जजा और सज़ा है। अमजद परवेज ने कहा कि अगर दलाइल के लिए मान लिया जाए कि एग्जेम्पशन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी हुई है तो तब भी ये नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता, बल्कि उस पर LDA का कानून लागू होगा, क्योंकि वही असल कानून है। ये मामला नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। मरीम नवाज के केस में भी दो कवानीन के इतलाक का नुक्ता था, जिसमें अदालत ने मुल्जिमा मरीम नवाज को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। मीर शकील उर रहमान के वकील अमजद परवेज ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि खुसूसी कवानीन की मौजूदगी में किसी भी केस में ट्रायल शुरू करने का इख्तियार रियासत को नहीं दिया जा सकता। मीर शकील उर रहमान के खिलाफ नैब ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि LDA का अपना कानून और अदालतें मौजूद हैं। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि मीर शकील उर रहमान को जब भी तलब किया गया वो पेश हुए। नैब ने भी ये नहीं कहा कि मुल्जिम तलबी के बावजूद पेश नहीं हुआ। ऐसा शख्स जिसका घर यहाँ है, जो हर तलबी के नोटिस पर पेश होता रहा और शरीक मुल्जिम गिरफ्तार ना हो, तो उसके बारे में कहा जाए कि मुल्जिम बैरून मुल्क फरार हो जाएगा। अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि इस केस में 14 करोड़ 34 लाख का नुकसान होने का सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाया गया है। इस पर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने रिमार्क दिए कि अभी आपने कहा कि कौमी खजाने को नुकसान नहीं हुआ, अब आप नुकसान को तस्लीम कर रहे हैं। इस पर अमजद परवेज ने कहा कि 58 केनाल 5 मरले की ज़मीन की हद तक कोई नुकसान नहीं, इजाफी गलियां शामिल करने का इल्ज़ाम लगाकर नुकसान का जिक्र कर दिया गया है। अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत को बताया कि 1992 में नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी। 1992 में वाजिबात की अदायगी के नोटिस के जवाब के बाद LDA की तरफ से खामोशी रही। 1998 में घर मुकम्मल हुआ और LDA ने सर्टिफिकेट जारी किया। 1990 में LDA की पॉलिसी में तब्दीली आई और प्राइस असेसमेंट कमेटी ने दोबारा रकम मांगी। LDA की इस पॉलिसी का माजी पर इतलाक करके मीर शकील उर रहमान का नुकसान किया गया। मीर शकील उर रहमान की ज़मीन 2088 रुपये फ़ी केनाल लेकर 60,000 रुपये फ़ी केनाल में उन्हें ज़मीन दी गई। मीर शकील को इकट्ठा ब्लॉक अलॉट करने में कोई लाकानूनियत नहीं है। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि मीर शकील उर रहमान के केस में जैसे जल्दबाजी में गिरफ्तारी की गई, मेरे 20 साल के तजर्बे में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये बड़े अहम रिमार्क्स थे जो उनकी तरफ से दिए गए। सबके बाद अदालत ने 10 मिनट का वक्फा लिया, फिर 10 मिनट के बाद दोबारा समाअत हुई तो नैब के वकील ने दलाइल दिए और दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 12 मार्च को इंक्वायरी की मंजूरी हुई। मुल्जिम की तरफ से सिर्फ उबूरी तामीर की दरख्वास्त देने की दलील बेबुनियाद है। मीर शकील 54 केनाल ज़मीन के हकदार थे, मगर उन्हें 56 केनाल ज़मीन अलॉट की गई। मीर शकील उर रहमान का तमाम रकम अदा करने का दावा भी बेबुनियाद है। 29 अक्टूबर 1992 में 64 लाख रुपए की रकम अदा करने का नोटिस LDA ने भिजवाया, मगर ये रकम LDA को अदा नहीं की गई। मुल्जिम ने ज़्यादा ज़मीन हासिल करने के बाद रकम जमा नहीं करवाई और उसी बुनियाद पर 14 करोड़ 34 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। नैब के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि हुमायूं फैज़ रसूल 83 बरस का है और दूसरा मुल्जिम मियाँ बशीर 73 साल का उम्र रसीदा शख्स है। हुमायूं फैज़ रसूल चल नहीं सकता, मगर हमने उसे मुल्जिम बनाया है कि इसके मुल्जिम नवाज शरीफ बैरून मुल्क है। नैब के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। मीर शकील उर रहमान के वकील ने अदालत को बताया कि नैब का केस नहीं है। यही बात मारूफ कानूनदार एतजाज़ अहसन ने भी आज कही। जो न्यूज़ से बात करते हुए एतजाज़ अहसन ने कहा कि 34 साल पुराना केस है, अगर FIR के इंदराज में 10 घंटे की ताख़ीर हो जाती है तो बरियत हो जाती है, या ये तो नैब का केस ही नहीं है। अगर कोई केस बनता है तो LDA एक्ट के तहत बनता है, वो भी 34 साल बाद नहीं हो सकता। 34 साल पुराना केस 10 घंटे FIR में ताख़ीर हो जाए तो जमानत क्या बरियत भी हो जाती है। वादियों नजर में प्राइमा फेसाई एक सिविल ट्रांजैक्शन से निकला है, एक दीवानी मुकदमा है। इसको नैब ऑर्डिनेंस के तहत ले गए हैं, लेकिन ये नैब ऑर्डिनेंस के तहत केस बनता नहीं है। अगर कोई ऑफेंस बनता है तो LDA एक्ट के तहत बनता है और उसकी दफा 34 के तहत इसकी जो भी पेनल्टी है वो अगर हो सकती है तो हो सकती है, पर वो भी 34 साल बाद नहीं हो सकती। नैब की भी कोई नीयत दुरुस्त नहीं लगती, कोलैटरल पर्पस कोई लगता है। एक और बहुत अहम बात है जिसको अदालत नोटिस में यकीनन लेगी, मेरा ख्याल है कि जो वारंट है अरेस्ट का वो एडमिटेड चीज है। इस्लामाबाद में जारी हुआ, किस वक्त जारी हुआ? जिस वक्त मीर शकील बैठे हुए थे
और खुद जाके अपने रज़ाकाराना तौर पर पेश हुए। लेकिन नैब ने अभी इधर इंक्वायरी लाहौर में जारी है कि चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। उन्होंने किस बुनियाद पे किए, कौन सी दस्तावेजात पे किए, कौन सी रिपोर्ट पे किए, ये वाज़े और तस्लीम शुदा बात है कि उस वक्त अभी इंक्वायरी कंप्लीट ही नहीं हुई, रिपोर्ट तो कभी देनी थी तो देनी थी। ऐसा साहब की राय आपने सुनी। आज आबिद साकी साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल अदालत में मौजूद रहे, उन्होंने समाअत भी देखी, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अमजद परवेज़ वकील मीर शकील रहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। सीनियर वकील जैसे रिटायर रशीद रिजवी जो कि साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आबिद साकी साहब मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। आबिद साकी साहब, आपने समाअत देखी, 2 दिन तक दलाइल दिए अमजद परवेज़ साहब ने, ज़्यादा उन्हें सवालात का भी नहीं सामना करना पड़ा। ज़ाहिर तफसीली फैसला जब जज साहिबान लिखेंगे तो पता चलेगा। शॉर्ट ऑर्डर के जरिए ज़मानत मुस्तरद की गई है। आप कैसे देख रहे हैं इस बात को? देखें, उस पर जो ऑर्डर है, जजमेंट है, जब तक वो सामने ना आए आप उसकी यानी उस पर बाकायदा तो गुफ्तगू नहीं कर सकते कि रीज़न्स जो दी हैं वो जस्टिफिएबल हैं या नहीं हैं, या जो मटेरियल उनके सामने पेश किया गया उनको जज साहिबान ने किस तरह उसको एग्जामिन किया और किस पर्सपेक्टिव से उन्होंने देखा और अपनी फाइंडिंग्स दी। इस वक्त तो हम वैक्यूम में हैं, जब तक वो चीज़ सामने नहीं आएगी उस पर बात नहीं हो सकती। लेकिन आज की प्रोसीडिंग में उन्होंने देखा कि जो मीर साहब के जो वकील थे उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में आर्गूमेंट्स किए और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड डिस्कशन की और तमाम फैक्चुअल साइड्स को उन्होंने टच किया और उस पर जो केस ला था और रिसेंट जो जजमेंट्स थी सुप्रीम कोर्ट की वो भी पेश की। और हमें तो लग रहा था कि कन्विंस हैं जज साहिबान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अदरवाइज डिसीजन आया है। तो मेरा ख्याल है इस पर डिसीजन के हवाले से बात करना इस वक्त ज़रा कब्र अज़ वक्त है और हम देखेंगे इसको। लीगल टीम जो इसको वॉच कर रही है, देख रही है चीज़ों को कि डेफिनेटली दिस मैटर वुड बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ से हमें तवक्को है कि जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त अंदाज़ नज़र है और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने आज भी नैब कवानीन के और नैब कोर्ट्स के हवाले से और नैब इदारे के हवाले से आज उन्होंने कुछ मीनिंगफुल कमेंट्स किए हैं, ऑब्जर्वेशन दी हैं। तो मेरा ख्याल लगता है कि चीफ जस्टिस साहब के अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा तो डेफिनेटली दिस इज अ केस ऑफ नो एविडेंस और ये सामने नज़र आ रहा है कि मेलाफिटी की बुनियाद पे एक 34 ईयर्स पुराने मुकदमे की बुनियादें बना के मैन्युफैक्चर करके उसको बनाया गया है और उसमें उसको मीर साहब को फंसाया गया है। और इसका असल मकसद तो आपको पता ही है, पूरी दुनिया को मालूम है कि जो इज़हार राय का जो अमल है उस पर जो पाबंदियाँ और उस पर जो ज़ाब्ते कवायद नाफिज किए जा रहे हैं और इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, एक चैनल के बाद फिर दूसरा चैनल साफ़ी, उन पर सेंसरशिप एलानिया गैर एलानिया उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, लोगों को खामोश रहने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये ओवरऑल जो एक रिजीम इस्टेब्लिश किया जा रहा है वो डिक्टेटोरियल रिजीम है, वो आवाज़ों को बंद करने का रिजीम है और वो लोगों की आंखें, उनके कान बंद करके लोगों को दौले शाह के चूहे बनाकर उनका ख्याल है कि लोग इस तरह ज़िंदा रहें ताकि उनका जो निज़ाम हुकूमत है और उनका जो इक़्तिदार का सिलसिला है वो इसी तरह कायम दायम रहे और लोग उस पर ना मुज़ाहमत करें, ना मुखालफत करें, ना अपनी राय के इजहार का कोई उनको मौका मिले। तो मैं समझता हूँ ये इस वक्त बड़ी तारीख सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सिविल सोसाइटी को इस इशू पे मुश्तरका जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। और वो जो बड़ी लंबी जिद्दोजहद के बाद लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर ये हकूक़ हासिल किए थे वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे छीने जा रहे हैं। और कलोनियल स्टेट जो है ना, कलोनियल स्टेट वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है, वो अपने आप को रीअसेट कर रही है और लोगों को सिटीजन समझने की बजाय उनको रियाया और सब्जेक्ट समझा जा रहा है। मेरा ख्याल है इस पर एक मैं तवक्को रखता हूँ कि जब ये जबर बढ़ेगा तो जबर के ख़िलाफ़ भी लोग खड़े होंगे और उससे आज़ादी के लिए एक मुश्तरका
जिद्दोजहद करेंगे और फिर वो अल्टीमेटली अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हो जाए। मतलब मगर साकिब साहब, तारीखी तौर पर देखा गया है सोसाइटीज़ में जब इस किस्म का रवैया हो हुक्मरानों का, जैसा कि है, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो सिविल सोसाइटी आवाज़ उठाती है, वुकला आवाज़ उठाते हैं, मीडिया आवाज़ उठाता है। तो मीडिया ने आवाज़ उठाई है बतौर सिविल सोसाइटी, बतौर वुकला, मुख्तलिफ बार एसोसिएशन, आप लोग सारे के सारे अदालत में मौजूद थे। मगर देखते इंसाफ के लिए और सोसाइटी को बचाने के लिए, मुआशरे को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए सब अदालत की तरफ ही हैं, जज साहिबान की तरफ ही हैं कि वो ही बचा सकते हैं। तो सब तो फिर जिम्मेदारी और देखना तो सब अगर एक्टिव हो भी जाए, सब मिलकर जिद्दोजहद करे भी, तो देखते तो अदलिया की तरफ ही हैं कि वही मुआशरों को बचाती है। तारीखी तौर पर उन्होंने ही बचाया है। मैं तो कहता हूँ कि मुकम्मल निज़ाम इंसाफ मजमूई तौर पर हमारा मजमूई तौर पर मुकम्मल जो निज़ाम इंसाफ है वो इन्हदाम की तरफ जा रहा है, इन्हतात की तरफ जा रहा है। रोज़ चीखो पुकार हो रही है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोग सजाए मौत पा के फांसी पर झूल जाते हैं और बाद में वो एक्विट होते हैं, बाद में उनको बरी किया जाता है। 20-20, 25-25 साल ख़वातीन, बच्चे, लोग जेलों में गल सड़ रहे होते हैं, लेकिन उनके केसेस जो हैं उनकी टर्न नहीं आती, ना उनको सुना जाता है। अब सवाल ये है कि ये इनफरादी मसला तो नहीं, ये इज्तिमाई मसला है और ये पूरी कौम इस अलमिये का शिकार है कि पर्टिकुलरली हमारा जो जस्टिस सेक्टर है, ये मेरा ख्याल है कंप्लीट ओवरऑलिंग की इसका तकाजा है। इसको कम्प्लीटली ओवरऑल करना चाहिए, इसको रीफ्रेम करना चाहिए। इसके जो लूप होल्स हैं, इसके जो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट है, उसको हमें अंडू करना चाहिए और एक आज़ाद मुआशरे के लोग जिस तरह अपनी कानून साजी करते हैं, उस कानून साजी के तहत पर इस मुआशरे को ज़िंदा रहने की कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इस वक्त तो हौच पाच सिस्टम के अंदर जो मामलात चल रहे हैं वो तो बड़े भयानक हैं। मेरी राय में ये निज़ाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर नाकाम और मुकम्मल तौर पर इन्हितात का शिकार हो चुका है। इसमें से कोई अच्छाई हासिल करने की तवक्को मुझे तो नज़र नहीं आती। सर, जैसे रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब भी मौजूद हैं। रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया। आपका भी अपना पूरे करियर में आपने मुख्तलिफ मुकदमात देखे हैं। फिर जब मामला ज़मानत पर आया तो हमने देखा बेंच बनना, टूटना, फिर आखिर में ये हुआ कि नैब से कह दिया गया जी आपने वो कॉपियाँ नहीं सही जमा कराई, फिर 15 दिन का डिले, फिर आज 2 दिन तक दलाइल हुए, 10 मिनट का वक्फा और उसके बाद ज़मानत मुस्तरद हो गई। आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? शाहजेब साहब, हमारे यहाँ अभी भी जो बेल का कंसेप्ट है अदलिया में, हमारी चाहे आला अदालत हो या अदालत उज़्मा हो, उसमें वो 18वीं और 19वीं सदी का तसव्वुर है। अब दुनिया में महज़ब याफ्ता माशरे में, सिविलाइज सोसाइटीज़ में बेल का कंसेप्ट ये नहीं है कि बुनियादी तौर पे वो 3 चीज़ें देखते हैं कि क्या आप सरकारी गवाह से प्रोसिक्यूशन विटनेस को टेम्पर करेंगे, आप बेल को मिसयूज़ करेंगे या इंटरफेयर करेंगे प्रोसिक्यूशन से। अगर ये नहीं करते हैं तो वो एज ए मैटर ऑफ राइट बेल दे देते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, लेटेस्ट अमेरिका में देखें क्या हुआ है जॉर्ज फ्लॉयड के उस पर पूरा अमेरिका हिल गया, 37 शहरों में कर्फ्यू लग गया। पहली पेशी पे पुलिस वाले गए, उनकी बेल हो गई। इतना घिनौना जुर्म था, इतना घिनौना जुर्म था, लेकिन उनको नहीं रखा एक दिन भी कस्टडी में। जैसे ही वो पेश हुए उनकी बेल ज़मानत हो गई। तो अब तसव्वुर जो है वो ये नहीं है कि आप जेल में सड़ा के बेगुनाह आदमियों को मार दें और 10 साल बाद उसको बरी कर दें केस से। तो ये मैं समझता हूँ इस पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट को अपने नज़रिया बदलना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा उनकी अप्रोच। इस मुल्क से करप्शन ख़त्म हो नहीं रही है, इस मुल्क से नेपोटिज़म ख़त्म नहीं हो रही है, इस मुल्क से इरेगुलरिटीज़ ख़त्म नहीं हो रही, इनएफिशिएंसी ख़त्म नहीं हो रही है, और हम जो है डंडा लिए बैठे हैं कि जी हम नैब को चलाएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं समझता हूँ कि सबों को अब एक दोबारा अपना रिव्यू करना पड़ेगा। ये अब वो तसव्वुर नहीं है कि आदमी भाग जाएगा और बेल को टेम्पर करेगा। वो ये 21वां ज़माना है, सारा रिकॉर्ड नैब के पास होता है। किस तरह से टेम्पर कर सकता है, किस तरह से अपनी बेल मिसयूज़ कर सकता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि फिर ऐसे सिनेरियो में जाहिर है दुनिया में आपने मिसालें दी, अदालतें इस बात का ख्याल करती हैं कि किसी का जो हक़ आज़ादी है
वो ना मुतासिर हो जाए। आपने जो जॉर्ज फ्लॉयड के वाक़े की भी मिसाल दी, उसमें आप बता रहे हैं, मगर साथ में मैं अगर आपसे ऑन मेरिट्स पूछूं, ज़ाहिर आप एक बड़े सीनियर लॉयर हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने सवाल उठा दिया, इंटरनेशनल मीडिया में इस केस के हवाले से लिखा जा रहा है, अपोजिशन सवाल उठा रही है, वकला तंजीमें सवाल उठा रही हैं कि ये विक्टिमाइजेशन हो रही है। आप अपने करियर आपने देखा है, आपको लगता है कि इस केस में कोई मेरिट, कोई जान है, या ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही का केस है जैसा कि सब कहते नजर आ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ज़्यादा है। अगर ये केस बनना होता तो 34 साल से नहीं बन पाया, और अब कैसे बन गया है। और जब नवाज शरीफ साहब यहाँ थे उस वक्त नहीं बनाया गया केस, अब उनको एब्सकॉन्डर शो किया गया है। और ये वो केसेस होते हैं कि अगर हुआ भी है क्राइम तो वो हमेशा पेमेंट के बाद रेगुलराइजेशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब आप देखें बहरिया टाउन की मिसाल ले लें, वहाँ पे भी तो रेगुलराइजेशन का प्रोसेस करके सबों को प्रोटेक्ट कर दिया है। आप जो प्लॉट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का हिल्टन वाला, उसको किया है। और जो जहाँ पे अपने वज़ीर आज़म साहब का घर है वो इलाका, वो उसको भी रेगुलराइज किया है। तो ये वो ऐसा ऑफेंस नहीं मुझे नज़र आता कि जिसमें सज़ा दी जाए। अगर कोई इरेगुलरिटी थी तो वो कंपनसेशन दे के फाइन लगाकर वो रेगुलराइज हो सकती है। जेल में रखने का मतलब ये है कि ये विक्टिमाइजेशन की तरफ है कि क्या इशारा करती है कि ये विक्टिमाइजेशन है और कोई वजह नहीं है। बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमजद परवेज़, वकील मीर शकील रहमान हमारे साथ मौजूद है। अमजद परवेज़ साहब बहुत शुक्रिया। नफीस साहब, आबिद साकी साहब ने भी कहा कि उन्होंने आपके दलाइल देखे, उन्हें लग रहा था कि जजेस कन्विंस्ड हैं, और वैसे भी जब हमने पढ़े हैं आपके 2 दिन के दलाइल तो नज़र आ रहा है कि आप कोई ऐसा जजेस की तरफ से सवालात का भी नहीं सामना करना पड़ा। तो आप खुद इसलिए हैरान हैं कि ये ज़मानत क्यों नहीं हुई, ये क्या मामला हुआ? जी देखिए, नॉर्मली तो यही होता है कि आपको इस्तगासे की तरफ से कोई ऐसी दलील जो है उसका सामना करना पड़ता है जिसका जवाब आपके पास नहीं होता। फिर तो बड़ा नेचुरल होता है, आपको समझ आती है कि उन्होंने कोई ऐसा सरप्राइज आर्गुमेंट दिया आपको जिसका कोई माकूल जवाब देने से आप कासिर रहे हैं। तो ऐसी तो कोई बात इस पूरी हियरिंग में सामने नहीं आई कि उन्होंने कोई ऐसी दलील दी हो जिसका जवाब हमारे पास ना हो, बल्कि हमारे कुछ दलाइल हैं जो इस्तगासा रिबट करने से कासिर रहा है। आमतौर पर ज़ाहिर जजेस की तरफ से भी बड़े सख्त सवालात होते हैं, जिसकी बुनियाद पर फिर जब तफसीली फैसला आता है, अभी तो तफसीली फैसला आया नहीं है, मौजूद जज साहिबान जो भी तफसीली फैसले में बताएं, जिसकी बुनियाद पर फिर तफसीली फैसले में वो रीजनिंग देते हैं कि जी हमने ये सवालात किए, जिसके जवाबात आए, जिससे वो कन्विंस नहीं हुए। यहाँ तो आपके 2 दिन के दलाइल हैं, कोई सवालात, कोई मुकालमा भी उस तरीके से आपका जज साहिबान के साथ नहीं नज़र आ रहा है। आपको लगता है आपको अपने पूरे उसमें कोई बहुत ज़्यादा दलाइल का या सख्त सवालात का नहीं सामना करना पड़ा? देखिए, हमने जो है ओपिनियन जो देना होता है या अपना माइंड मेकअप करना होता है, वो उसकी बुनियादी तौर पे कानून का टेक्स्ट जो होता है वो होता है, और उसके बाद जो आला अदलिया के फैसले होते हैं उनकी बुनियाद पे हम अपना ओपिनियन भी देते हैं, और हमारा माइंड मेकअप होता है कि ये केस बेल का अच्छा केस है या बुरा केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की 4 हाई कोर्ट्स बशमूल अदालत आलिया लाहौर जो है, उसके फैसलों के तनाजुर में तो मेरी राय में ये बहुत अच्छा केस था, बहुत अच्छा केस है। और सर मुझे साथ में बताइएगा कि आपने कहा कि 20 साल में आपने इस किस्म का केस नहीं देखा जो मीर शकील रहमान के साथ हो रहा है। ज़रा आपने बहुत सारे केसेस किए हैं, आपका एक पूरा करियर है। किस बुनियाद पर आप कहते हैं पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन गुज़िश्ता 20 सालों में मुतादिद हुई हैं, मुतादिद सियासी मामलात ऐसे हुए हैं, मीडिया के साथ भी हिस्ट्री है जिस किस्म के मामलात होते रहे हैं, क्या वजह है कि आपको ये कहते हैं कि 20 साल में आपने ऐसा नहीं देखा? देखिए शाहजेब साहब, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लगेगा जैसे मैं तारुफ कराना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए से। मुझे ये सादत हासिल है कि मैंने पीपल्स पार्टी के केसेस किए हैं, जहांगीर बदर का मैं वकील था, मैंने काफ लीग के केसेस किए हैं, मैं मोनस इलाही का वकील था, मैंने बैंक ऑफ पंजाब का केस किया है, उस पेश खान का मैं वकील था, मैंने हज स्कैंडल किया है, मैंने EOBI स्कैम किया है, मैंने ETBP स्कैम किया है, और आपके कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार का ट्रायल मैंने सन 2000 में अटक किले में किया था। तो ये मेरा तजर्बा है पिछले 20 सालों का कि कोई प्रोफाइल केस हो, अल्हम्दुलिल्लाह
मैं उसमें प्रिंसिपल एक्यूज के साथ खड़ा होता हूँ। मैं डिफेंस काउंसिल हूँ बाय नेचर। तो जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने इन 20 सालों में एक ही दिन पे ऑथराइजेशन ऑफ इंक्वायरी और उसी वक्त जो वारंट ऑफ अरेस्ट का अजरा है वो नहीं देखा, तो ना सिर्फ मैं ये अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ, बल्कि मेरे इस ओपिनियन की बुनियाद जो है वो ये भी है कि मुझे इन 20 सालों में अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस को आए 20 साल हुए हैं एट द मोस्ट। इन 20 सालों में एक जजमेंट भी ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी शख्स को कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पे तलब किया गया हो और वो बाकायदगी से जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर के पास पेश हो रहा हो और उसी सेम डे जो है उसके खिलाफ ऑथराइजेशन ऑफ इंक्वायरी हो और उसी सेम डे पे उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट्स भी जारी हो। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक प्रिंसिपल है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जो है जिसको फॉलो किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी उसको, जैसे इब्लीस को सजा देने से पहले पूछा सूरह अराफ में कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया, उसको एक्सप्लेनेशन का मौका दिया। तो हम ऐसी रोमन जो फ्रेजेस हैं उनकी तरफ जाते हैं लॉ में। हमारे अपने जो कुरान पाक है उसमें है कि आप किसी को सुने बगैर सजा नहीं देंगे। तो ये जो इंक्वायरी का अमल होता है ये भी बेसिकली एक सुनवाई का अमल होता है कि आप मुलजम को उसकी सफाई का प्रॉपर मौका देंगे। अदालत आलिया सिंध की जजमेंट हैं, शुएब वारसी के केस में है, डॉक्टर आसम के केस में है कि आप किसी को मुनासिब मौका सुनवाई का दिए बगैर अगर गिरफ्तार करेंगे तो वो गैर कानूनी होगा, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा। ऐसे रीसेंट पास में अदालत आलिया सिंध ने सिराज दुरानी साहब के केस में ये कहा है कि ठीक है चेयरमैन नैब का अख्तियार है कि वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अरेस्ट वारंट जारी करे, लेकिन इंक्वायरी स्टेज पे जो अरेस्ट वारंट जारी करना है बादियो नजर में जो है ये जो ड्यू प्रोसेस का राइट है, जो ट्रीटमेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ का फंडामेंटल राइट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का फंडामेंटल राइट है, उसके बरक्स है। आपने खुद देखा, आप खुद अपने प्रोग्राम्स में रिपोर्ट करते रहे हैं कि ये जो अरेस्ट वारंट को जारी करने का अख्तियार है चेयरमैन नैब का, इसमें उनकी मर्जी है। हमने देखा है केसेस में उन्होंने किसी को इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे गिरफ्तार किया है, किसी को उन्होंने रेफरेंस फाइल होने के बाद गिरफ्तार किया है, कुछ केसेस में रेफरेंस फाइल करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया। और ये वाहिद केस है जिसमें उन्होंने सेम डे, वो इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, कहने की कोशिश करते हैं जी कि हमारे अपने पीटीआई के कुछ लोगों को हमने इंक्वायरी स्टेज पे पकड़ा था, उनको उन्होंने इंक्वायरी की स्टेज पे नहीं पकड़ा था जिस स्टेज पे मीर साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो बादियो नजर में मैं ये समझता हूँ, और जुडिशियल प्रेसिडेंट भी हमारे पास नहीं है, एक जजमेंट नहीं है ऐसी जिसके हालात वाकयात इस केस जैसे हों कि एक शख्स को कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे तलब किया गया, वो आया हुआ है और आप उसी दिन उसके खिलाफ ऑथराइजेशन ऑफ इंक्वायरी भी करें और ऑथराइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी और वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी करें। आप रोज टीवी पे देखते हैं कि एक EBM एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग होती है नैब की, जिसका इजलास इस्लामाबाद में होता है। एक रीजनल बोर्ड मीटिंग होती है जिसका इजलास जो है डिवीजनल लेवल पे होता है। ये सारे फैसले कि ऑथराइजेशन ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं, ये ऑथराइजेशन ऑफ इंक्वायरी की होनी चाहिए या नहीं, इसकी सिफारिश जो है वो रीजनल बोर्ड करता है और फिर रीजनल बोर्ड की सिफारिश जो है वो एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन नैब जिसको हेड करते हैं उनके सामने रखा जाता है। आप अपने केस का रिकॉर्ड मंगवा के देख लें, आपके साथ कोई शेयर करे, आपके केस में ना कोई RBM हुई है ना कोई EBM हुई है, बल्कि नैब के अपने SOPs जो RBM और EBM के हैं उनको भी इस केस में वायलेट किया गया है। तो मेरी समझ से बाहर है, मैं कोई ऐसा जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं, आई हैव नॉट बीन एबल टू कम अक्रॉस, कोई ऐसा एक फैसला मुझे नहीं मिला जिसके हालात वाकयात जो हैं वो इस केस से मिलते जुलते हों। बहुत शुक्रिया। अमजद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इस हवाले से नैब का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए हमने नैब के तर्जुमान को प्रोग्राम में आने की दावत दी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने आजमी शकील रहमान की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए क्योंकि मामला लाहौर हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर तफसील से बात करेंगे। ब्रेक के बाद